स्वागत है हमारे चैनल टी भारत न्यूज पर। आज हमारे साथ हैं फर्रुखाबाद के सांसद श्री मुकेश राजपूत जी। मुकेश राजपूत जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। हमारा पहला सवाल ये है आपसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस बार आपकी पार्टी ने बहुत व्यापक स्तर पर इसे मनाया, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, घर घर तिरंगा पहुँचा। उस पर आपकी क्या राय है? आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है और हर घर तिरंगा लगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ही छोड़ दीजिए, विश्व में भी जहाँ पर भी हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं उन लोगों ने भी 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया है। आप लोग देख रहे होंगे कि गरीब से गरीब की छत पर झंडा एक नहीं दो लगे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं कि ये आज़ादी का आज ही कल में मिली हो, ऐसा महसूस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जब भी कोई आह्वान करते हैं तब ज़रूर लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इससे एक तिरंगा हमारा जो है लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहा है और ये अमृत महोत्सव में लोगों को उत्साह है, लोग संकल्प ले रहे हैं। 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो विकास नहीं हुआ था वो विकास हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो नहीं हुआ है वो भी आगे आने वाले समय में हो जाएगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि हर घर हम नल से जल देंगे। जिस तरह से विकास कार्य का गांव के आखिरी व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, चाहे गांव में स्वच्छता दिख रही हो, गांव में शौचालय बन रहे हों, गांव की सड़कें बन रही हों, गांव में किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही हो, या लोगों की वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन वो 500 रुपये से बढ़ के 1000 रुपये, 1000 रुपये से बढ़ के 1500 रुपये होना जा रहा। तो इस तरह से जो भी पूरे देश के अंदर जो खुशी का माहौल है और जो विकास जो जिस तेज़ी गति से हो रहा है, तो आम आदमी से संतुष्ट है और लोग इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे। आगे आने वाले 75 साल में हमने इतना विकास किया, 75 साल में जितना काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम हम इन 25 सालों में करेंगे, ऐसा आम आदमी के मन में भाव है। वो चाहता है कि ये देश, जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है कि देश कभी ये सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, आज विश्व में हिंदुस्तान 5वें पायदान पर है। इन 25 साल के अंदर जब हम इसकी 100 वर्ष जब होंगे, 100 वर्ष आज़ादी के होंगे, तब तक ये देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा। और 5वें नंबर पर जो देश खड़ा है आज, ये हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानी के बदौलत इस देश को फिर विश्व में नंबर 1 पर ले जाने का हमारे नेतृत्व जो काम कर रहा है, मुझे विश्वास है इन 25 सालों में देश को विश्व में नंबर 1 पर ले जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी इसको विश्व में नंबर 1 पर पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद है। विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है कि आपने तिरंगा तो लोगों को बांट दिया, हर घर ने पहुंचा दिया, लेकिन लोगों को सम्मान करना नहीं सिखाया। लोग अपने घर में तिरंगा लगाए हुए, लेकिन तिरंगा बताया जा रहा है एक नियम होता है कि शाम को आपको उतारना है। नाली आली में कई विपक्ष कह रहा है कि तिरंगा जा रहे हैं, इससे तिरंगे का अपमान हो रहा है। अखिलेश यादव अननेसेसरी बिन पैर बिन सिर की बात करते हैं। अखिलेश यादव को क्या मालूम तिरंगा का क्या सम्मान होता है। उन्होंने कभी तिरंगा का बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया, उन्हें तिरंगा के सम्मान के बारे में मालूम भी नहीं होगा। बात कही तिरंगा को शाम को उतारने और सुबह लगाने, सूर्यास्त के बाद उतारना, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इसमें संशोधन किए हैं। शाम को उतारना नहीं पड़ेगा और शाम को लगाए रखेंगे, और उसका साइज में भी, कपड़े में भी, हर चीज़ में कुछ संशोधन किया है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लगाना था, इसलिए उसमें तिरंगा में कुछ संशोधन किए गए हैं। कहीं नाली में नहीं पड़ा है। पूरे देश का व्यक्ति, हर व्यक्ति उसे झंडे को अपना आन मान सम्मान से जोड़ के देखता है। भारत का, हिंदुस्तान का झंडा जब आदमी देखता है तो वो एकदम उसमें
ब्लड का संचार बढ़ जाता है, उसकी धमनियों में ब्लड बहना गति तेज हो जाती है। ये हिंदुस्तान की आन मान सम्मान से का प्रतीक है झंडा, इसलिए कहीं कोई झंडा का अपमान आप देख रहे होंगे। हाँ, कहीं गिर सकता हवा में, कहीं टूट के डंडा गिर सकता है, तो इसे लोग साथ सम्मान उठाएंगे, उस सम्मान की जगह लगाएंगे। मैं ये देखता हूँ रोज़, अभी कहीं झंडा यात्रा निकल रही, तिरंगा यात्रा निकल रही, कहीं कुछ जुलूस निकल रहे हैं, प्रभात फेरी निकल रहे हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा लोग झंडे के प्रति जागरूक हैं। कभी भी अखिलेश यादव ने झंडा यात्रा नहीं निकाली, कभी अखिलेश ने झंडे का सम्मान मेरी नज़र में नहीं किया। वो जो सफाई महोत्सव कराते रहे हों, बॉम्बे से कुछ नाचने गाने वाली कलाकारों को बुला के जिसका नृत्य देखने वाले हों, उन्हें झंडा यात्रा हो या उन्हें अमृत महोत्सव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए। आपकी अभी उत्तर प्रदेश में भी 3 महीने पहले सरकार बनी, आप यहाँ से 8 साल से सांसद हैं। फर्रुखाबाद में आपने क्या विकास कार्य कराए और सरकार के कामों से आप कितने संतुष्ट? विकास, मैं तो सांसद हूँ इसलिए मुझे तो सब विकास दिखाई। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग माननीय मोदी जी के विकास और योगी जी के विकास जो किया उससे संतुष्ट हैं, और संतुष्ट ना होते तो इस प्रदेश की जनता दोबारा सरकार नहीं बनाती, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनाती। इतने प्रचंड बहुमत से पुनः मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उनके विकास से और माननीय मोदी जी के विकास से संतुष्ट हैं। रही बात फर्रुखाबाद जनपद की, फर्रुखाबाद भी जनपद में आप देख रहे हैं कायाकल्प हो रहा है, सड़कों की स्थिति सुधर रही है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं और जो रह गई वो चौड़ी होने वाली हैं। कुछ यहाँ पर एक्सप्रेस वे हाईवे मिले हैं और आगे भी एक एक्सप्रेस वे जो है अपना लिंक एक्सप्रेस वे मिलेगा, और जो अपना गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक कॉरिडोर, फ्रंट कॉरिडोर जो बनेगा वो भी फर्रुखाबाद से होके जाएगा। ऐसे फर्रुखाबाद में 220 kVA का पावर हाउस बन चुका है। अभी तक फर्रुखाबाद में बिजली जो है छिबड़ामऊ से या मैनपुरी से आती थी, अब फर्रुखाबाद में बिजली का 220 का बन गया। एक 400 kVA का और प्रस्तावित है जो सोलर प्लांट से चलेगा। तो ऐसे करके बिजली की भी समस्या फर्रुखाबाद जनपद में समाप्त है, और भी किसी तरह से कोई समस्या यहाँ के लोगों को नहीं है। चौमुखी विकास होगा। 2 प्रश्न और रहेंगे। एक, भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रही है, लोग अनुमान लगा रहे हैं ओबीसी चेहरा हो सकता है, और एक अध्यक्ष जो आपका बनेगा उसमें आपका भी नाम चर्चा में चल रहा है कि कन्नौज से सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, मुकेश राजपूत जी, फर्रुखाबाद से धर्मपाल सिंह जी, कई नाम चर्चा में। क्या आप इसमें रेस में हैं अध्यक्ष पद की? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं मेरा नाम चलना है, ऐसा कहीं मुझे मालूम नहीं है, और हमसे कई सीनियर्स लीडर पड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है। बैकवर्ड में भी कई सीनियर हमसे लीडर हैं, दलित समाज में भी बहुत से सीनियर लीडर्स हैं, और पार्टी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और वो 2024 का किला फतेह करके देगा। मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 80 में 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये मेरा विश्वास है। 2 कौन सी छोड़ दी आपने? अब ये इस पर ना पूछे कौन सी 2 छोड़ी हैं, लेकिन 2 विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं। विपक्ष भी जरूरी है। हाँ, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्या आपको क्या करेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? युवा है, उम्मीद है इस बार की ओबीसी चेहरा में आपका नाम आ सकता है। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर रहा हूँ कि बनाया जाएगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मेरा तो यही भाव रहेगा कि अभी 78 का लक्ष्य है। जिस दिन बन जाऊँगा तो मैं सोचूंगा 80 में 80 जीत जाए, एक भी सीट विपक्ष को नहीं जाने दूंगा, प्रयास करूंगा। अभी एक बार केंद्र में एक बार और भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें भी आपको जगह मिल सकती है, कोई आपने उम्मीद की इस मामले में? नहीं, मैं कभी कोई कल्पना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पार्टी और संगठन का काम करना चाहता हूँ, मुख्य रूप से संगठन में काम करना चाहता हूँ, पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हिंदुस्तान को मिला है और हम सबको मिला, में हम सब गौरवान्वित हैं। मैं तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग हमारी पार्टी को लीडर का, हमारा हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं, विपक्ष को भी माननीय नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिलना चाहिए। तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान में राजनीति करने का कुछ कांटे की लड़ाई है। अभी तो कोई विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष सुपड़ा साफ है हिंदुस्तान से। सिर्फ हैं तो भारतीय जनता पार्टी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो लड़ाई लड़ने में, राजनीति करने में थोड़ा और अच्छा लगता है।
आरोप हैं आप पे आपकी अभी यूपी में बनी हुई 5 साल की सरकार हुई, तो यहाँ इतनी एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के प्रति तो नहीं मालूम पड़ती। 8 साल की केंद्र सरकार है आपकी, आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर व्यापक स्तर पर चलेगी जब चुनाव आएंगे 24 के? हम बता तो रहे हैं कि पिछली साल से, जैसे मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तब मुझे 1,51,000 वोट से जीता था। दोबारा मैं चुनाव लड़ा हूँ तो 2,51,000 से जीता। इस बार मैं आपको विश्वास से कहना हूँ, इस बार कम से कम 5 लाख से चुनाव जीतूंगा। तो एंटी कन्वेंसी भारत सरकार की कहाँ हुई? यदि एंटी कन्वेंसी हो तो मैं 2.5 लाख की जगह 50,000 पे आ जाऊँ, 1 लाख पर आ जाऊँ। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ 5 लाख से कम नहीं जीतूंगा इस बार। तो इसलिए मुझे लगता है, और ये नहीं कि मैं ही जीतूंगा, उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं उन सीटों में भारतीय जनता पार्टी पहले से कम 1 लाख वोट हर सीट पे ज़्यादा लाएगी। अभी हम लोग फरुखाबाद से ठंडी सड़क की तरफ घूम रहे थे तो कुछ नाराज़गियाँ लोगों को देखने को मिली, महंगाई के प्रति, रोजगार के प्रति। ये तो है आम पब्लिक में महंगाई के प्रति तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। देखिए, कोई महंगाई विशेष महंगाई नहीं, महंगाई तो किसी के दिमाग में हो बताए किस में महंगाई है। मुझे तो कहीं महंगाई का, अब किसान की कोई सब्जी कहीं शार्टेज हो गई है तो थोड़ी महंगी हो गई, तो सब्जी की कोई महंगाई नहीं होती है, और कहीं विशेष कोई महंगाई नहीं है। हर आदमी, लेकिन जितनी महंगाई हुई उससे कहीं ज़्यादा लोगों का वेतन भी बढ़ा है, उससे कहीं ज़्यादा श्रमिकों का दाम बढ़ा है, उससे ज़्यादा किसानों के भी फसल का भी दाम मिल रहा है। तो महंगाई मैं नहीं समझता कोई महंगाई है। और विकास, देखिए हर चीज़ को क्रय क्षमता बढ़ी है लोगों। मैं मानूँ महंगाई है, क्षमता कम हो जाए, कोई चीज़ कम कहाँ खरीद रहा है, लोग तो पहले से ज़्यादा सामान खरीद रहे, टैक्स पहले से ज़्यादा मारा है। तो इसलिए मुझे मालूम है क्रय क्षमता लोगों की ज़्यादा है, तो महंगाई का कोई असर नहीं है। विपक्ष हमलावर है कि महंगाई है। राहुल गांधी लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी उस दिन काला जादू की बात की जब उन्होंने काले कपड़े में प्रदर्शन किया था, तो उस पर आपका क्या रिव्यू है? और देखिए, राहुल गांधी के पास में कुछ मुद्दा बचे नहीं, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है, और मैं तो कहता हूँ दिशा विहीन भी है, मुद्दा विहीन भी है, दिशा विहीन भी है। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, और कोई लक्ष्य भी नहीं है। तो इसलिए वो इस तरह की अलूल जलूल, उन्हें कुछ न कुछ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। विपक्ष की भूमिका में तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए, हर विपक्ष कुछ चाहिए कहेगा, लेकिन उन्हें क्या कहना चाहिए उन्हें ये भी नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। महंगाई हो तो हम पब्लिक चिल्लाए, महंगाई है ही नहीं। वो अपने शासनकाल की याद करें ना, कि गैस का सिलेंडर, आज वो कहते हैं गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर आज जो दाम है वो आज इससे पहले भी दाम यही थे, तब सब्सिडी थी, अब सब्सिडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब वो आलू के दाम बढ़ गए हैं, तो आलू के दाम कहाँ बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम कहाँ बढ़ गए, सब लगभग रेट चल रहे। दूसरा, पहले से ज़्यादा लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, लोगों का, श्रमिकों का श्रमदान भी बढ़ा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाने की आदत है, वो कांग्रेस लगा रही है परंपरागत रूप से। और आप विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन देखते हैं? अब लाइन कितनी हो गई है? शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। अभी आपके बिहार में हाल में ही सरकार गिरी है, नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी, उन पर क्या कहेंगे आप? ओबीसी वोट साधने के लिए वो विपक्ष में आए, विपक्ष उनको प्रधानमंत्री का चेहरा भी बना सकता है। नरेंद्र मोदी जी से, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आगे, नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से लीडर हैं, उनसे बड़ा कोई लीडर विश्व में नहीं है। तो इसलिए नीतीश जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे हिंदुस्तान का ओबीसी का वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है। चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे सवर्ण वर्ग हो, सबका हित जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ में सुरक्षित है, ऐसा आम आदमी का मानना है, धारणा है। इसलिए कोई भी, नीतीश कुमार चले जाए या अन्य कोई एक और लीडर चला जाए, उससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इतने समय आपके साथ बने रहे, आप लोग कल्पना नहीं कर पाए कि हमको छोड़ने वाले हैं। कई लोग तो आपके ये कह रहे हमें पता ही नहीं चला। डिप्टी सीएम आपके तारकिशोर प्रसाद, वो कह रहे हमें पता ही नहीं चला, कल तक हमारे साथ बैठे थे, अचानक पाला बदल गए। ये तो नीतीश जी बता सकते हैं कि नीतीश जी इतनी होशियारी से पार्टी कैसे बदल लेते हैं। जैसे कपड़े बदले जाते हैं, कपड़े वैसे ही वो पार्टी बदल लेते हैं।
तो इसके लिए वो ही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती। किसी में से जो वादा कर दिया, किसी से कमेंट कर दिया है, कमिटमेंट किया है, तो उस कमिटमेंट से काम करती है। ये अदला बदली का काम भारतीय जनता पार्टी का, धोखाधड़ी का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अपने जितने साथी हैं उन सब साथियों को साथ लेके चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और चल रही है, वो आगे भी चलती रहेगी। अब कोई आदमी को जाना है तो वो जा सकता है, कोई किसी के लिए बंदिश तो नहीं। लोकतंत्र यही, अच्छा लोकतंत्र तो यही है कि कौन किसके साथ होगा, ये आदमी अपने आप तय करे, किसके साथ रहना, किसके साथ बैठना, किसके साथ जाना, किसके साथ आना। ये लोकतंत्र की ही भाषा है। अब ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नीतीश जी मेरे ही साथ रहेंगे, नीतीश जी मेरे साथ रहें, स्वागत है, नहीं, जिसके साथ जाना चाहें चले जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हम लोगों को मिला, हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही लीडर कम से कम दूसरे दलों के पास में होना चाहिए। तब देखिए क्या स्थिति होती है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो एनडीए है, आप एनडीए में जो छोटी छोटी पार्टी उनको आप तोड़ देते हैं, आप विलय कर लेते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं। इससे हमारी पार्टी, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हो गई, कई वो आरोप लगाए उन्होंने। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाली ये भाजपा नहीं रही, ये उनका सीधा सीधा आरोप है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में, जो आप कह रहे हैं, शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। जो वोट शिवसेना को मिले थे वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मिले थे, संयुक्त रूप से सरकार बनाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया, गठबंधन हमारे साथ और शादी हमारे साथ, स्वागत किसी के साथ, तो ये उद्धव ठाकरे को नहीं करना चाहिए। उन्होंने शादी तो हमारे साथ की, स्वागत दूसरे के साथ मनाई। ऐसे ही नीतीश कुमार ने भी शादी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, सरकार दूसरे के साथ बना रहे हैं। ये लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप कम से कम 5 साल तक आपने जो गठबंधन किया उसकी निभाइए, नहीं निभाइए, आगे आने वाली जनता तुम्हें उठा के पटक देगी और आपको अपनी हैसियत पता चलेगी। आपने मिशन 78 का नारा दिया, 2024 में 78 जीतेंगे। अखिलेश का नारा है मिशन 80। पिछले विधानसभा चुनाव हालांकि उन्होंने 403 का दिया था, वो पूरा नहीं हुआ। अब की बार 80 का लेके चल रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं अखिलेश जी को दिन में सपने आते हैं। वो जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले वो 403 में 400 सीटें समाजवादी पार्टी की जीत रहे थे, और बड़े वो मुख्यमंत्री के वहाँ लखनऊ में कुर्सी पर मुख्यमंत्री की ओथ लेते हुए उन्हें सपने आ रहे थे। और वो इसलिए वो 80 उन्होंने देख रहे हैं, सपने में कोई गलत नहीं देख रहे, वो 180 भी देख सकते हैं। इसलिए उनका कोई, मैं कह नहीं सकता हूँ कि अखिलेश यादव क्या कहें क्या नहीं कहें। लोगों का उनकी बात से विश्वास हट रहा। उन्हें वैसे बड़े लीडर हैं, गंभीरता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ कोई बात करनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। पहले से 2,51,000 से जीता था, अब की बार 5 लाख से ना जीता तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव कौन से मुद्दा पर कह रहे हैं कि मैं 80 में 80 जीत लूँ? वो सिर्फ लोगों को गुमराह करके अपने आप को बचा के रखना, अपने को जिंदा रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लोगों की राजनीति जिंदा रखने के लिए नहीं कर रहे हैं राजनीति, स्वयं हम जिंदा कैसे रहें। इस तरह की जो बिल्कुल कोरी, बिल्कुल थोती बातें जो करते हैं, आगे इसमें लोगों ने देख लिया। आगे 2024 का चुनाव आ गया, उसमें भी लोग देख लेंगे। आप भी हैं, हम भी हैं, पता लग जाएगा। वो अपनी सीट जीत लेंगे, वो सबसे बड़े नेता होंगे। एक सवाल है, कन्नौज में सुब्रत पाठक जी ने कन्नौज का किला ढा दिया। फरुखाबाद और कन्नौज दोनों ऐसी सीट थी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था। राम मनोहर लोहिया भी फरुखाबाद से सांसद रहे। यहाँ पे आपने जो पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र सिंह यादव, उनको पाला बदल के आपने अपनी तरफ लिया। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है उसे आपने छिन्न भिन्न कर दिया। इस पर आप क्या, मतलब क्या रणनीति आपने इन 2 सीटों के लिए रची? देखिए, समाजवादी पार्टी कहने के लिए तो समाजवादी पार्टी है, नाम समाजवादी पार्टी, कहीं उसमें समाजवाद नहीं है। उसमें परिवारवाद है पूरा। परिवारवाद से वो हट के कोकवाद पे आ गए कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश यादव हटेंगे तो उनकी पत्नी बनेंगे, पत्नी नहीं बनेंगे उनके बच्चे बनेंगे। तो वो भी परिवार से कोकवाद पे आ गए। नंबर 1 बात बना, समाजवाद कहीं पर भी इसमें समाजवाद नहीं। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा कोई भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं था। बिजली आ रही थी तो 4 जनपदों में बिजली आ रही थी, वीआईपी जनपद बोले जाते थे। मैनपुरी है, उनकी बेगम साहिबा सांसद होती थी, कन्नौज में बिजली आती थी, आजमगढ़ बिजली आती थी, रामपुर बिजली आती थी। उत्तर प्रदेश में मात्र 4 राज्यों में आज 80 लोकसभा हैं, 80 की 80 लोकसभा में बिजली आ रही है। कोई वीआईपी नहीं, सब वीआईपी जिले हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि जो अखिलेश यादव ने जो काम किया, जो अपराध किया, जो लोगों का शोषण उत्पीड़न किया, जो नौजवानों को धोखा दिया, माताओं बहनों को धोखा दिया, व्यापारियों को धोखा दिया, भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश में झोंका, आतंकवाद और अलगाववाद और सांप्रदायिकवाद के में भी उत्तर प्रदेश को जो झोंकने का काम किया, उनके रहते रहते 200 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए। तो इन वजह से लोग भयभीत थे और उन्हें जैसा ही अवसर मिला वैसे ही उन्हें उतार के फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने। आखिरी सवाल, 2024 की कैसी तैयारी, कितनी सीटें आप पूरे एनडीए गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? पिछली बार 303 रह गई थी, अब की बार का कितना टारगेट आपने रखा है? उत्तर प्रदेश में अभी मैं ये मान के चलता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो मैं बता रहा हूँ कि 80 में 78 सीटें कम से कम हम जीतेंगे। 80 भी जीत जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो बाद में बता पाएंगे। अभी से मैं बता सकता हूँ कि 80 में 78 और ऑल इंडिया में इस बार 350 के पार लोकसभा की सीटें हम लोग जीतेंगे। 400 भी पहुँच जाए, कम से कम 350, 400 का भी आंकड़ा छू लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद सांसद जी, इनसे बात करनी। तो ये थे फरुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी। उनका साफ कहना उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 में से 78 सीटें जीतने वाले हैं।